नमस्कार दोस्तों। स्त्रीवादी पुरुष सर जेंडर की समावेशी अवधारणा। दोस्तों, इसी मंच पर कई वक्तव्यों में एक कहानी का नाम आया, रुकैया शेखावत हुसैन की सुल्ताना का सपना। सुल्ताना का सपना एक ऐसी कहानी है जिसमें कहानीकार ने कल्पना की कि जैसे जनाना में स्त्रियां कैद कर दी गई हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब एक मर्दाना होगा और सारे मर्द उस पर्दे के पीछे होंगे। सारी दुनिया के कामकाज औरतें संभालेंगी। वो हवाई जहाज उड़ाएंगी, वो इमारतें बनाएंगी, वो सारी दुनिया का सब कुछ करेंगी, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर और गणित एवं विज्ञान से जुड़ा हो। ये दुनिया जो औरतें बनाएंगी, ये खूबसूरत दुनिया होगी। उसमें फूल खिलेंगे, युद्ध नहीं होगा, बच्चे प्रसन्न होंगे, वो स्कूल जाएंगे। तो जैसे ही वो ये सब सोचती है, तो सुल्ताना का सपना टूट जाता है और वो एक दूसरी हकीकत में लौट आती है। तो ये कहानी स्त्रीवाद के पहले पाठ की तरह एशियाई समाज में स्त्रीवाद की जो परिकल्पना है, उसके जो आरंभिक कुछ एक पाठ हैं, उसमें लगातार पढ़ाई जाती है। लेकिन क्या कोई दुनिया ऐसी हो सकती है जो औरतों को गायब कर दे या मर्दों को गायब कर दे उस पूरे परिदृश्य से? तो वो समाज कैसा समाज होगा? कोई भी स्त्रीवाद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि उसमें समाज के सभी वर्गों, सभी लिंग जाति के लोगों, बच्चे बूढ़े, सब एक साथ नहीं आएंगे। तो हमें एक ऐसे समय में जीना है, एक ऐसी दुनिया तैयार करनी है जो औरतों के प्रति संवेदनशील भी होगी, लेकिन उसमें सबका साथ रहेगा। सब एक दूसरे, जो यूनिवर्सल सिस्टरहुड है, वो केवल सिस्टरहुड तक सीमित नहीं होगा, बल्कि उसमें स्त्री और पुरुष बराबर के भागीदार होंगे, एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। आज स्त्रीवादी पुरुष स्वर पर बात करने के लिए, जेंडर की समावेशी अवधारणा को समझाने के लिए हमारे साथ हैं लीलाधर मंडलोई जी। मंडलोई जी को कौन नहीं जानता? उनकी पहचान उनकी कविताएं, उनका रचना कर्म है। मैं उनका परिचय उनकी कविता के माध्यम से ही कराऊंगी। ये एक रचनाकार की कविता है जो बेटियों को एक नई दुनिया में प्रवेश करने का, नई दुनिया में प्रवेश कराने के लिए अपनी दुनिया बदल देने को तैयार है। मंडलोई जी, आपका स्वागत है। मैं आपकी कविता क्षमा याचना से बात शुरू कर रही हूं। हमारे दुख इतने एक सरीखे थे कि लड़ने के अलावा हमें कुछ और सोचना नहीं चाहिए था, और जिसे हम मान के चले थे लड़ाई, वे दरअसल एक भ्रम था जो बुना गया हमारे चारों तरफ। बाज दफा हम कहना चाहते थे बेटियों से कि हमारी सिरजी दुनिया उनके काबिल नहीं, कि वहां अंत तक उनके हिस्से कुछ भी नहीं। एक ऐसी चुस्त घेराबंदी थी हमारे आसपास कि जिसमें लड़ने के सारे रास्ते बंद कर रखे थे पुरखों ने, और मान मर्यादा के ऐसे कानून कि पिंजरों में कैद पक्षी किसी हालत। हम बार बार बोलना चाहते थे कि हमारी दुनिया से मुक्त हो जाना ही अंतिम जुगत थी, लेकिन इतना साहस भी न था कि हमारे गले में लटके थे धर्म ग्रंथ। लगता तो यहां तक था हमें कि बदल देंगे वह प्रारूप जिसमें रहन रख छोड़े हैं हमने तुम्हारे सपने। हंसी और अकूत ताकत की असंभव हो उठेगा दूसरा कोई भी नामुआफिक कानून। हम सचमुच करना चाहते थे फतेह,
उस किले को जिसमें बंद था तुम्हारी मुक्ति का बीज मंत्र, कभी मुक्त ना हो सके अव्वल तो हम खुद, कि इतना सख्त इंतजाम। हम गुनहगार हैं, पहली फुर्सत में छोड़ जाना हमें, कि हमें छोड़ना ही मुक्ति के रास्ते पहला कदम होगा। स्वागत है मंडलोई जी, आप अपनी बात रखें और देखने वालों से मेरा निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रखते रहें। मंडलोई जी के वक्तव्य के बाद हम उन सवालों पर बातचीत करेंगे। मंडलोई जी, स्वागत है। जी नमस्कार। मनीष जी और उनकी पूरी रेखा जी जो इसे नियोजित कर रही हैं, और उनके तमाम साथी, उन सभी के प्रति शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। जो विषय है वो आप जानते हैं, श्रृंखला का नाम है जेंडर और साहित्य। इसमें मेरे लिए जो विषय चुना गया है वो स्त्रीवादी पुरुष स्वर समाशी अवधारणा। तो सबसे पहले तो इस विषय पर बात करते हुए मुझे एक शेर याद आता है, ये इश्क नहीं आता इतना तो जान लीजिए, एक आग का दरिया है और दूर के जाना है। तो मैं समझता हूँ कि मामला इस विषय के अंतर्गत स्त्री जगत की हकगोई का है, और उससे शायद उम्मीद साफ गोई की है। लेकिन डर हो या कोई दूसरी अवधारणा, जैसा इसे भी अवधारणा कहा गया है, तो जब अवधारणा की बात होती है तो उसका एक अर्थ ये आता है कि अवधारणा निष्कर्षीय नहीं है, ये अभी एक प्रक्रिया में है, और उस पर इस दृष्टि से कोई निष्कर्षीय बात करना शायद कठिन होगा। समाज में स्त्री को लेकर जो दृष्टि है और जिन चीजों के बारे में अभी तो बातचीत हो रही है, तो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सकारात्मक स्त्रियों के प्रति लिंग पूर्वग्रह के चलते जो भेदभाव है, जो शोषण है, अनाचार है और बहिष्कार से आगे बलात्कार है, हम सभी मानते हैं और यकीनी तौर पर मानते हैं कि अक्षम्य है। क्या ये संकुचित एकरखीय जो दृष्टि है जो समाज की है, वो साहित्य में भी है? ये हमारे लिए एक प्रश्न है। क्या इस दृष्टि से अगर वो है तो कोई तो उसमें गाली देता है या देता है? क्या सचमुच समावेशी अवधारणा जैसी कोई चीज विकसित हुई है? क्या समाज में जो आज भी घट रहा है उसका एकमात्र कारण शिक्षा है, या इसके अलावा कुछ भी जुड़े हुए बिंदु हैं? सिर्फ सामाजिक बुराइयों और बीमारियों का दोष पूरे समाज पर ही डाला जाता है, यह दूसरे तत्व भी जिम्मेदार है? भारतीय समाज अनेक धर्मों, जातियों, उपजातियों और वर्गों में बटा हुआ है। इस संश्लिष्ट अर्थ को क्या आसानी से किसी की के आधार पर तय किया जा सकता है? मंडलोई जी, एक मिनट, आवाजें मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। तो ये आवाज तो मैं ठीक कर नहीं सकता हूँ, मैं ज्यादा जोर से जरूर बोल सकता हूँ, क्योंकि पैनल तो मेरे पास नहीं है जहाँ से मेरी आवाज को। वो आपके पास वो है माइक जो ईयरफोन वाला होता है ना, फोन में ईयरफोन वाला माइक अगर लगा लें। कोशिश करता हूँ, हालांकि उसमें दिक्कतें हैं, दिखता हूँ मैं। तो क्या बिल्कुल आवाज नहीं है? जी, सब ऐसा ही लिख रहे हैं।
अभी तो मेरे पास वो दूसरा वाला माइक्रोफोन है तो काम चल नहीं सकता, ये आपने पहले से कहा नहीं। आज सब जगह बारिश हो रही है, उस वजह से इंटरनेट कनेक्शन भी थोड़े ऐसे हो रहे हैं। देखिए मेरे पास वो है तो सही, लेकिन वो मेरे इस टेलीफोन पर फिट नहीं हो रहा है। अगर इस अच्छा, तरह से आवाज आ रही हो तो बताइएगा आप, कम बढ़ते। नित्यानंद जी आप बताइए, आप लोगों को आवाज आ रही है? आवाज इको हो रही है। संदीप श्रोत्रिय जी भी लिख रहे हैं नेटवर्क कमजोर है शायद। हाँ ये हो सकता है। अब तो बेहतर है, अब बेहतर है। मैं जब अपना माइक म्यूट बता कर, रहे हैं। थोड़ा सा आप फिर ऊंचा बोलिए, शायद देखते हैं, ठीक है ठीक है है ना? जी, शुरू करूं? तो मैं जो बात कर रहा था उसमें मैंने कुछ बिंदु आपको आपके सामने प्रस्तुत किए थे कि हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या भारतीय समाज में जो सत्ता है वो समानांतर और सीमित ही सही, उसके सामने मात्र सत्तात्मक समाज ही है। आप और हम सभी जानते हैं कि आदिवासी समाज में, पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में, इवन दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में मात्र सत्तात्मक समाज भी है। और इतिहास में भी बहुत सारी रानियां हुई हैं जिन्होंने शासन किया हुआ है, उन सबके नाम से आप परिचित हैं। बहुत सारी बेगम है जिन्होंने अपनी अपनी स्टेट चलाई हुई है। तो कहने का बात ये है कि जो नजरिया पितृसत्तात्मक सत्ता को लेकर कहा जाता है वो क्या इतना एकांकिक है, क्या वो इतना कोई आसान है कि हम ये कह सकें कि जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं या बीमारियां हैं उनका दोष सिर्फ उस समाज के ऊपर आरोपित कर दिया जाए। उसका कारण ये भी है कि देखने में ये आया है और हम सभी इस बात को जानते हैं कि धर्म के प्रभाव में सिर्फ नहीं स्त्रियां हैं, पितृसत्ता का समर्थन करने वाली भी स्त्रियां हैं, वो पढ़े लिखे समाजों में ना हो, लेकिन जैसे ही आप उन समाजों में जाते हैं जो हमारे नीचे तबके के समाज है, वहां पर जो अवधारणाएं हो सकता है प्रोसेस में एक कालखंड में चीजें धीरे धीरे घर करती गई हो, तो उसकी वजह से ये बहुत मुमकिन है, लेकिन ये है। तो एक चीजें जो पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं उसमें पेट्रियार्कल सिस्टम की बात आ रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैट्रियार्कल सिस्टम भी रहा है, और इसके अलावा जिन चीजों के बारे में मैंने इशारा किया उन पे आगे भी बात करूंगा। लेकिन अगर कुल देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि पितृसत्ता है, लेकिन पितृसत्ता के साथ धर्म भी है, उसके साथ विवाह व्यवस्था भी है, उसके साथ पूंजी का एकाधिकार भी है। और इस तरह से आप देखेंगे कि हमारी न्याय की जितनी संस्थाएं हैं जो पंचायत स्तर से लेकर ऊपर तक आती हैं, वहां भी वे किसी न किसी तरह की मिली भगत में है। तो ये जो सारी चीजें एक साथ हैं, इनको अगर केंद्र में रखकर हम बात करें तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इतिहास में यहाँ तक आते आते क्या स्त्री के प्रति पुरुष का नजरिया बदला है, या पुरुष के प्रति स्त्री का नजरिया बदला है, ये बात भी हमको देखनी पड़ेगी। और इन सवालों को आपको बहुत सूक्ष्म स्तर पर जाकर समझना होगा, तब कहीं जाकर ये बातें बहुत साफ होंगी।
और इस तरह के छोटे विमर्श में उन सारी चीजों के बारे में हम सिर्फ संकेत कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं साहित्य में किसी दृष्टि, किसी वाद विशेष का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि ये तमाम चीजें अगर किसी एक दृष्टि से साहित्य को देखने लगती हैं तो वो साहित्य को सीमित करती हैं। मैं यहाँ आज अपनी बात सिर्फ एक विधा तक सीमित रखूंगा, क्योंकि वक्त नहीं है हम लोगों के पास। तो वो विधा सिर्फ कविता होगी। कहानी के बारे में, आत्मकथाओं के बारे में या दूसरी तरह की गद्य विधाओं के बारे में 3-4 दिन लगातार चल रही है। और जब मैं विधा के रास्ते बात करूंगा तो मैं 20वीं और 21वीं शताब्दी की कविता के बहाने आगे भी जा सकता हूं और पीछे से भी जा सकता हूं। मतलब ज्यादा फोकस मेरा रहेगा समकालीन कविता पर, लेकिन जहां जरूरी होगा उदाहरण के लिए मैं पीछे भी जाऊंगा। तो मैं अपनी बात संस्कृत के 2 श्लोकों से शुरू करता हूँ। ये बड़े मशहूर श्लोक हैं। यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफला प्रिया। अर्थात जहां स्त्रियों का अनादर होता है वहां सभी काम निष्ठ हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि पितृसत्ता के जो कुछ लोग थे, मैं पितृसत्ता एक बड़ी चीज है, तो पितृसत्ता के जो कुछ लोग थे जिनको आप संचालक कह सकते हैं, जिनको आप स्वामी कह सकते हैं, वे हमेशा इस श्लोक की पहली पंक्ति तो सब जगह सुनाते रहे, लेकिन दूसरी पंक्ति उन्होंने नहीं सुनाई, क्योंकि दूसरी पंक्ति को भी सुनाते या दोनों पंक्तियों को एक साथ बार बार इतने लंबे कालखंड में जहां से ये श्लोक अस्तित्व में आया है, अगर उसे उद्धृत कर रहे होते तो उनके धंधे खतरे में पड़ जाते, उनकी सत्ता डगमगा जाती। इसलिए उन्होंने बहुत सिलेक्टिव ढंग से इसकी पहली ही पंक्ति, या यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो ये तो उन्होंने सुनाई, लेकिन पूरा नहीं सुनाया, जहां पर इसका ये होता है कि वहां पर जहां की स्त्री का अनादर होता है सारे काम निष्फल हो जाते हैं। एक दूसरे लोग है, जामियो यानी गेहानि शपन प्रतिपूजितः ताति कृत्या इतानि विनश्यन्ति समन्वतः। इसका अर्थ यह है कि जिन स्त्रियों का अनादर होता है और वे जिन घरों को शाप देती हैं, वे घर कृत्या से मारे जाते हैं या उसके समान होते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो धर्म और पितृसत्ता के ठेकेदारों ने ये श्लोक या ऐसे अनेकों श्लोक या वो कहावतें व वे दोहे चौपाइयां जिनमें इस तरह की बातें आई हुई हैं और जो अस्तित्व में है, आज भी अस्तित्व में है, उसे कभी उस जनता के सामने नहीं रखा गया और ठीक ठीक पर्सपेक्टिव में नहीं रखा गया। अगर ऐसा होता तो ये हमारा समाज दूसरा होता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये धर्मभीरू समाज है, यहाँ पर अंधविश्वास है, यहाँ पर लोग शाप और अभिशापों से डरते हैं। तो अंततः इन श्लोक में या इस तरह की कहावतों में भी शाप ही है, एक तरह का शाप है पुरुष जाति को, लेकिन ये कभी सुनाए नहीं गए। तो ये जो हमारी अशिक्षा थी कि हम पढ़ लिख नहीं सकते थे, जो पढ़ लिख सकते थे उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वरना इस तरह का जो साहित्य है वो साहित्य पहले भी उपस्थित था और आज भी उपस्थित है। लेकिन यहाँ हम ये बात देखने की कोशिश करेंगे कि जो स्त्री अधिकारों के हनन की बात हो रही है, शोषण की बात हो रही है, या एक ऐसी दुनिया की कल्पना हो रही है जिसमें पुरुष हो ही ना या पुरुष की सत्ता ना हो,
तो इन तमाम चीजों को एक यूटोपिया के तहत, एक स्वप्न के तहत, एक फैंटेसी की तहत तो आप मान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसा हो, इसमें किसको कोई ऐतराज होगा। लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो हमारे समय का सच है, हमें उस सच की तरफ ध्यान ज्यादा देना चाहिए। हम भी मानते हैं कि देखिए कुछ तथ्य हैं जो हमारे सामने हैं। जैसे एक तथ्य ये है कि यूएनए की जो एक रिपोर्ट है उसके आधार पर कहा गया है कि 98% जो संसाधन यानी कि जो पूंजी है उन पर पुरुषों का कब्जा है। इसलिए हम सामान्य तौर पर स्त्री के पक्ष में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, इस तरह की बातों को सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो इसलिए संभव नहीं कि उनके पास पूंजी का कारण नहीं है। क्योंकि जो आधी आबादी है, अगर उसके पास अर्थ की सत्ता ना हो तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप समाज में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकें। चाहे धर्म जिस तरह से स्त्री को रोक रहा है, पितृसत्ता रोक रही है, विवाह संस्था, संपत्ति पर अधिकार नहीं है, आपको विरासत में कुछ मिला नहीं है, तो ये जो सारी चीजें हैं इसके पीछे एक बड़ी राजनीति है। और उस बड़ी राजनीति को समझे बगैर, जो कि फील्ड में घट रही है, समाज के सामने घट रही है, वो साहित्य में उस तरह नहीं घटे। मतलब स्त्री के खिलाफ जिस तरह की इस तरह की जो कार्यवाहियां हैं जहां पर कि उन्हें उनका हक ना मिल सके, वो किसी और स्तर पर घट रहा है। और हम उसे पढ़ने लिखने वाले हैं तो हम लोगों की संख्या भी क्या होगी, 8-10 होगी, इससे ज्यादा क्या लेखक हैं। तो उस दुनिया में देखा जा रहा, मुझे लगता है ना कि इसको बाहर की दुनिया में ज्यादा देखना चाहिए। जैसे एक कारण की अगर हमारी आबादी आधी है, यानी स्त्रियों की आबादी आधी है, तो फिर उनको आधे अधिकार भी होने चाहिए। अब आप देखिए कि 33% के आरक्षण का मामला कब से उठा हुआ है। तो 33% के आरक्षण का मामला आज तक कभी सॉल्व नहीं हो पाया। हम सभी जानते हैं कि संसद हो, विधानसभा हो, ज्यादा से ज्यादा अगर किसी पार्टी को 33% एक मुश्त वोट मिल जाए तो वो सरकार बनाने की स्थिति में हो। 33% आगे दे दिया गया तो पुरुष भी सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे, ये भी एक सच है। इसी वजह से जो बहुत सारे लेखों में, बहुत सारे विश्लेषणों में पढ़ा गया है, या जिन आंकड़ों को सामने रख इस बात की तस्दीक की गई है, तो वो ये बता रही है कि जानबूझकर इस तरह से नहीं हो रहा, और सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है। और इसमें हम सोचे कि सिर्फ पुरुष वर्ग ही इस बात में उसका जिम्मेदार है, तो ये दरअसल विश्व राजनीति का भी हिस्सा है। दूसरे स्तर पर ये पूंजी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि इस तरह की चीजों को संभव बनाता है। तो ये जो लड़ाई के प्रमुख मैदान है, मुझे लगता है कि उनकी तरह भी होना चाहिए, क्योंकि साहित्य का काम सिर्फ चेतना का निर्माण करता है, वो किसी तरह की क्रांति नहीं करता है। और मुझे लगता है कि साहित्य अपना जो दायित्व है वो निहित अर्थों में ही सही निभाता आ रहा है। तो जब हम साहित्य पर बात कर रहे हैं तो मैं अपनी बात जैसा कहा है मैं कविता के आसपास ही रखूंगा, और अपनी शुरुआत में करता हूँ युवा कवि की एक पंक्ति से। कवि का नाम है पवन करण, और वे भी और उनके साथ हमारे बहुत सारे जो कवि हैं वो इस राजनीति को समझ रहे हैं, वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, और एक तरह से चेतना के निर्माण में वो अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। तो पंक्तियां सुनिए। देवताओं को
स्त्रियां तब तक ही प्रिय हैं जब तक वे अनुगता हैं, कामिनी हैं, पैर दबाती लक्ष्मी सी आज्ञाकारिणी और ऋषि तपस्या भंग करने वाली नीलकाएं हैं। तो बात वहां शुरू होती जहां से स्त्री के प्रति ये जो व्यवहार है वो देवताओं से आरंभ होता है। जिस तरह से देवताओं का चित्रण तमाम ग्रंथों में किया गया है, जिस तरह की नजीरें पेश की गई हैं, तो देवता और उसके साथ साथ धर्म की वो नजीरें, वो जिस तरह की चीजें चाहती हैं उसकी तरफ पवनकरण इशारा कर रहे हैं कि ये तब तक संभव ही नहीं है जब तक कि उस जमाने में, उस काल में देवताओं के मन में भी इस तरह की कोई बात स्त्री के शोषण को लेकर ना रही हो। उनका अपना जो वर्चस्व है वो उन्होंने क्यों बनाया और उस वर्चस्व मेरी आवाज आ रही होगी। तो बहुपत्नी प्रथा, अवैध संबंधों का सत्यापन, अधिकार, तो ये चीजें हैं, ये सब देवताओं ने अपने हिसाब से अपनी सुविधा से रखी और वो जो तमाम चीजें चलती हुई नीचे आई वो पितृ सत्ता के पक्ष को मजबूत कर। अब हम आगे बढ़े तो ये तो पवन करण का उदाहरण है। मैं देखिए युवा कविता को इसलिए भी सामने इसलिए भी ला रहा हूं, यहाँ पर कवियों में एक नई तरह की चेतना जागृत हुई है। शैले हमारे कवि हैं, उनकी दो पंक्तियां बहुत ही खूबसूरत हैं। हताश लोगों से बस एक सवाल, हताश लोगों से बस एक सवाल, हिमालय ऊंचा है या मछेंद्री पाल। ये दो पंक्तियां बताती हैं कि हम स्त्री के पक्ष में सच बोलना ही नहीं जानते कि पुरुषों की तुलना में अगर स्त्री ने कोई बड़ा काम किया है तो उसको वो जगह, वो सम्मान और उदात्तता से उतनी बड़ी उपमा देना भी जानते हैं। अगर हम पीछे लौट कर जाएं तो आपको निराला की वो तोड़ती पत्थर याद आएगी, सरोज स्मृति याद आएगी। और वो तोड़ती पत्थर तो उस तरह का चित्र पहली बार हमारे सामने आता है जो आधुनिक दुनिया का है, और यहाँ कवि स्त्री के श्रम और उसके कर्म को मान सम्मान देता है। इसके आगे अगर हम इसी क्रम में केदारनाथ अग्रवाल को याद करें तो उनकी एक कविता है मित्रों वीरांगना। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। तो ये कविता भी बताती है कि पुरुष जो कि कवि है, लेखक है, स्त्री को सिर्फ देह के फ्रेमवर्क में नहीं देखता, वो उसके श्रम के, उसकी आत्मनिर्भरता की शक्ति, उसकी ताकत, उसके बल, उसके आधार पर देखकर न केवल रेखांकित करता है बल्कि एक तरह से महिमा मंडित करता है। तो ये आधुनिक कविता का हमारा वो जगत है जहां पर कवि स्त्री के प्रति इस तरह के भाव, जो कि बहुत उदात्त भाव है, बोलते हैं।
और स्त्री दमन के खिलाफ बोलने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी परंपरा है, जिसका जिक्र यहाँ पर पिछले कार्यक्रम में हमें हुआ भी। राजा राम मोहन राय है, टैगोर है, गांधी है, विचारकों की एक लंबी फहरिस्त है जो हमारे समय तक आती है, और वे स्त्री अधिकारों का समर्थन करते हैं, उसके पक्षधर हैं। तो ये जो बिंदु है उसको भी हमें देखना होगा। जब मैं इस कार्यक्रम के लिए आ रहा था तो उसके पहले मेरी रेखा जी से बात हुई और दो एक लोगों से बात हुई, तो कई लोगों ने ये भी कहा कि देखिए बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जिसमें जो पितृसत्ता है, उस पितृसत्ता के समर्थन का उदाहरण मिलता है, संकेत मिलता है। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन बहुत सिलेक्टिव ढंग से अगर हम कविताओं को देखेंगे, यानी कि कवि की कविताओं को पहले संग्रह से लेके अंतिम संग्रह तक, चाहे वो आप विचार की दृष्टि देखना चाहें या उसने कविता पर जो लिखा है, जो बोला है, उसको देखना चाहें, तो अगर पूरे को केंद्र में रख के हम बात नहीं करेंगे और सिलेक्टिव ढंग से करेंगे, तो बिल्कुल मुमकिन है कि आपको इस तरह के उदाहरण या संकेत मिले। प्रसंगवश ये भी उल्लेख करना बहुत जरूरी होता है कि तो भी एकांगी दृष्टि कविताओं में रही है, उसे हिंदी साहित्य के इतिहास में धीरे धीरे खारिज भी कर दिया है। एक तो रीतिकाल है, रीतिकाल में इस तरह की कविताएं, इस तरह के संदर्भ बहुत सारे मिलते हैं, और आज उस रीतिकाल के कुछ कवियों को छोड़कर ऐसी कविताएं जिसमें स्त्री के प्रति एक खास तरह के भाव से उनकी देह को लेकर जिस तरह से कविताएं लिखी गई थी, वो आज उनका नाम कोई हिंदी साहित्य में नहीं लिखा। 7वें दशक में अगर आकविता के दौर में आए तो आकविता के दौर में भी इस तरह की कविताएं थी जिसमें स्त्री अस्मिता का अपमान किया गया था, और उसको भी हिंदी साहित्य ने एक तरह से खारिज कर दिया। और ये कहा जा सकता है कि कविता के दौर में अपवाद के रूप में दो एक कवि हों जिनका कि आज हम जिक्र करते हैं। यानी कि इतिहास अपनी प्रोसेस में चीजों को बहुत गहरे से समझते हुए उसको दफ्तर दाखिल कर देता है या उसको हटा देता है। इस तरह की कविताएं जिसमें पितृसत्तात्मक दृष्टि है वो देखने में आती हैं। अब जैसे एक तो ये है कि बहुत सारी कविताएं खजुराहो पर, कोणार्क और अजंता के मूर्ति शिल्प पर लिखी गई, जहाँ पर स्त्री देह का चित्रण काम मुद्राओं के साथ है, वहाँ केली के चित्र है, और कला के रूप में उस तरह से मंदिरों में उनको उस जमाने में उत्कीर्ण किया गया, उसकी एक बहस, उसकी एक अलग चीज। लेकिन हिंदी में दिक्कत होगी, और वो जो पैट्रियार्कल एक तरह की दृष्टि है वो आपको जरूर दिखाई देगी। इसी तरह से चित्रकला में तो स्त्री देह को जिस तरह से प्रिंट किया गया है और जिस लगभग एक समान दर्शक को वो पोर्नोग्राफिक चित्र दिखाई देते हैं, तो उनको देखकर भी विश्व में बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। अब कला है, एक ये भी कला है, एक वो भी कला है। तो जब कलाओं में जो चीज उपस्थित है और जिसे दुनिया जिसको कला के रूप में मान रही है, तो अगर वो चीज कविता में आएगी तो वहां अगर हम सिर्फ एक दृष्टि से उसे देखेंगे
और आरोप लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो रचना के साथ उस तरह का न्याय नहीं होगा। इसके अलावा हम देखें तो जब हम कलाओं की बात करते हैं तो छायाकारी है, और प्रिंट मीडिया में तो आप जानते हैं कि बिना छाया चित्रों के कोई चीज विश्वसनीय नहीं जाती। फिल्में हैं, तो यहाँ भी ये भी जो कलाओं के रूप हैं, यहाँ भी आपको व्यावसायिक दृष्टि से, लोकप्रिय संस्कृति की दृष्टि से, या पूंजी के साम्राज्य के कारण, बाजार की जरूरतों को दिखाने के कारण, ये इस तरह की एक चीज चल रही है। मैं कह रहा था कि साहित्य से बाहर जो क्षेत्र हैं वहां पर ये चीज बहुत बड़े स्तर पर और बहुत भयावह स्तर पर हम देख रहे हैं। अगर इसी के कंटिन्यूटी में पीछे जाकर देखा जाए तो संस्कृत साहित्य में शिव पार्वती की जिस तरह के प्रेम वर्णन है, या इंद्र की अप्सराओं के जिस तरह के प्रेम वर्णन है, और ये वर्णन सभी तरह के साहित्य में है, उर्दू साहित्य में भी है, अंग्रेजी साहित्य में भी है, और जैसा मैंने कहा रीतिकाल और छायावाद में हिंदी में तो है ही। तो अगर हम इस चीज को आरोपित दृष्टि से जब देखना चाहेंगे तो वो हमें माफ कीजिएगा शमशेर भी नहीं मिलेगा जिसका संकेत किया गया है, वो अशोक वाजपेयी में भी, कमल भी में मिल जाएगा, कहीं वो राजेश जोशी में भी मिल जाएगा। तो वो जो पुरुषवादी दृष्टि को जब आप देखने की बात करते हैं तो वो आपको मिल जाएगा, सिलेक्टिव ढंग से निकाल कर आप वो उदाहरण देंगे, जैसा कि आलोचना में जो पढ़ने में आया है, तो को रख कर बात नहीं होती, उनकी पंक्तियों को रख कर बात होती। जैसे मैं ही पंक्तियों को आपके सामने रख कर बात कर रहा हूं, तो मेरी ये एक अप्रोच भी सिलेक्टिव, बहुत ईमानदारी से और जवाबदेही से उन्हीं अंशों को नहीं चुनता हूं जो समूची कविता के भाव को संप्रेषित करते हैं। अब जैसे मैं कह रहा था कि कुंवर नारायण जी हमारे बहुत वरिष्ठ, बहुत आदरणीय कवि हैं। अब उनकी कविता की पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। सुख अलस आकृतियां, वेशित काम मुद्राएं, देव रक्षित काल मुक्त, एक अतीन्द्रिय तन्मयता के मानसल संकेतों में कहती कि जीवन आह्लाद है शर्म नहीं, जीवन आह्लाद है शर्म नहीं। तार सत्तर में उनकी कविता थी, उसका अंश है, आज भी नंगी पीठ से चिपकी तुम्हारी कामातुर हथेलियां, तुम्हारे बेसब्र समर्पण को स्वीकारता पौरुष तुम्हें एक छंद की रहता है रसा और एक उत्सव मनाता है। ये उनकी अध्यापी कविता से है, लेकिन इसमें संदर्भ उन्होंने दिया है छौर पंचाशिका का। यानी कि ये उनकी अपनी दृष्टि नहीं हो सकती, जहां से यानी कि जिस चित्र को आप देखें, जैसे आप पिकासो के चित्र को देखें, पिकासो के चित्र को लेकर भी कविताएं लिखी गई हैं और वरिष्ठ कवि ने लिखी है। तो जब उसका चित्रण होगा तो आपको वैसा दिखाई देगा सिलेक्टिव ढंग से, क्योंकि आप पूरी कविता को केंद्र रखकर उसके भाव को बाहर लेकर नहीं आ रहे हैं। तो चाहे तो सिलेक्टिव ढंग से किसी चीज को रखकर आप अपना एक पूरा लेख तैयार कर सकते हैं, एक व्याख्यान तैयार कर सकते हैं, और वो वैसा पाठकों को दिखाई देगा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने जिन दो श्लोकों की चर्चा की थी, तो मैंने बताया था कि किस तरह से उसके एक हिस्से को गायब कर दिया जाए तो एक ही तरह का अर्थ पहुंचता है, दूसरा जो उसका बड़ा अर्थ है वो नहीं पहुंचता। तो कलाओं के लोकतंत्र में जब आप रहेंगे तो संवाद से, बहस के साथ, भाष्य के साथ आप चीजों को जब स्थापित करेंगे तब पता चलेगा कि जो आरोपण है वो सही है या नहीं है।
कलाओं के अंतर संबंध की बात हम सभी जानते हैं, और कलाओं के अंतर संबंधों पर आज से नहीं, एक लंबे समय से बातचीत चल रही है। तो वो एक सत्य है और एक हकीकत भी है। अब जैसा मैंने कहा कि फोटोग्राफी है, फिल्म है, सब जगह इस तरह की उपस्थितियां आपको इस तरह की मिलती है, बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं मिलती, और उसका मैं समर्थन भी नहीं करता हूँ। हमारे जो बड़े स्थापित कवि हैं, मैं उनकी कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं, और वो इसलिए रख रहा हूं कि आपको अगर ध्यान से नहीं देंगे तो दोनों तरह की चीजें आपको दिखाई देगी। जैसे कबीर साहब, उन्होंने स्त्रियों के बारे में बहुत कविताएं लिखी हैं, और उन्हें इस मामले में किसी तरह के दोष के फ्रेमवर्क में कभी देखा नहीं गया है। उनकी कविता की पंक्ति है, जब तुम बच्ची थी तो मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता था, और जब तुम रोती हो तो देखता हूं मैं। विश्वनागर की दो पंक्तियां हैं कि वो मुझे नाचने नहीं देगी, वो मुझे नाचने नहीं देगी, वो खुद नाचेगी क्योंकि मैं पुरुष हूं। आप जानते हैं कि स्त्रियां पुरुषों को बिल्कुल काम नहीं करने देती हैं, और अगर उनके इलाके का कोई काम करे तो उनको कहते हैं कि जाइए आप बैठिए, अपना काम कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। तो ये शायद उसी सच से निकल के आती हुई कविताएं हैं। चंद्रकांत देवकाले ने सबसे अच्छी कविताएं स्त्रियों को लिखी है, और वो ये कहते हैं कि सिर्फ एक औरत को समझने के लिए 1000 साल की जिंदगी चाहिए मुझे। औरत सिर्फ भाप और बसंत नहीं, एक सिम्फनी है समूचे ब्रह्मांड की। ऋतुराज हमारे बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने लिखा है कि फुहारे छोड़ते दो बादल हैं उसके स्तन, फुहारे छोड़ते दो बादल हैं उसके स्तन, पति थामे बैठा है उसके कंधे, कि भागते ट्रक के झटकों से, कि भागते ट्रक के झटकों से कहीं दूध की धार फिसल न जाए, कहीं दूध की धार फिसल न जाए। तो ये जो दोनों के बीच में समझदारी है, संबंधों की एका है, और इसके साथ जो पारिवारिकता है, जो प्रेम है, वो भी आपको लगातार दिखाई देता है। शमशेर की कविता है कि निष्दिन उसका मादक राग, मानो यौवन के आंगन में उठता रहता, उसकी उठती शांत सूनी पलकें छिपी कामनाओं से अधिक सुरमई, जलती रहती, अंग अंग में मर्दन पीड़ाओं का सुख दुख मिश्रित होता रहता। तो एक बात यह है, अशोक जी ने मतलब एक तो प्रेम कविताओं का एक लंबा सिलसिला चला हुआ है, और शमशेर ने भी बहुत सारी प्रेम कविताएं लिखी, भी काफी प्रेम कविताएं लिखी जा रही है। और प्रेम कविताओं का जो इतिहास है वो संस्कृत साहित्य से शुरू हो जाता है। भर्तृहरि ने भी प्रेम कविताएं लिखी, और वो अलग काल था, और उन कविताओं की बड़ी प्रशंसा हुई, और जो बड़े बड़े लेख लिखे गए, उन प्रेम कविताओं को पढ़ते हुए प्रेम कविताएं लिखी गई। तो ये बड़ी परंपरा है। तो जो परंपरा साहित्य में है, तो उस परंपरा में चीजों को देखना चाहिए। उसे ये नहीं मानना चाहिए कि अचानक कोई चीज आ गई है, और जिसने जहां से ये जेंडर की बात या उसका विमर्श शुरू होता है, तो वहीं से एक आरोपण की स्थिति बनती है। क्योंकि अगर आप पीछे जाएंगे तो पीछे के तमाम साहित्य पर भी आपको चीजों को आरोपित करना होगा, और सिलेक्टिव ढंग से करना ठीक नहीं होगा।
अशोक वाजपेयी जी की एक प्रेम कविता है, ढक नहीं सकी दिगंबरता स्वेद से, नक्श चुंबन से, केली से, जैसे तैसे ढकी वह उसकी ही लज्जा से, उसकी ही प्रफुल्ल कामना से। इससे अजीब भी हो सकता है कि खुली अभिव्यक्तियां और उसके उदाहरण आपको मिल जाए। पुरुषवादी दृष्टि नहीं है ये मैं नहीं कहता, ऐसा हो सकता है कि आपको वैसे उदाहरण मिले, वैसी दृष्टि मिले, लेकिन मूल बात यह है कि हम साहित्य में हैं, वहां पर किसी भी बात पर संवाद करना बहुत जरूरी है, रचना का सही भाष्य करना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की परंपरा है, गार्गी जैसी विदुषी हुई हैं, तो साहित्य में कोई प्रजातंत्र तभी होगा, और साहित्य में अमंगल की कोई चीज अगर हुई तो उसको इतिहास से अलग करने में मदद आपको भी मिल सकती है जब संवाद की बहुत सघन परंपरा हो, उदात परंपरा हो, और बिना किसी पूर्वाग्रह के हो। जब ऐसा कुछ होगा तो साहित्य में भी अगर आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो मुझे साहित्य से बाहर भयावह रूप में दिखाई दे रहा है, उतना साहित्य में दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर वो होगा भी तो आप मान के चलिए कि इस रास्ते समावेशी शिल्प में आगे बढ़ते हुए पितृसत्ता का चेहरा बदलेगा, धर्म का चेहरा बदलेगा, विवाह संस्था का स्वरूप बदलेगा, और पूंजी के एकाधिकार को भी बदलना पड़ेगा। और जो न्याय की अवधारणा, जो हम कहते हैं कि पेट्रियार्कल सिस्टम के साथ मिलकर न्याय भी न्याय नहीं कर पा रहा है, यानी कि अन्याय कर रहा है, वो भी बदलेगा। लेकिन इन सारी चीजों को स्मरण करते हुए ये भी याद रखना पड़ेगा कि भयावहता में जो चीजें हमें जहां जहां दिखाई दे रही हैं, वो इलाके बहुत बड़े हैं। जैसे मैं बार बार कहा कि फिल्म है, मीडिया है, चित्रकला है, छायाकारी है और सोशल मीडिया है। तो अगर आप उनको भयावह मानते हैं तो फिर सभी जगह भयावह मानना होगा। और लड़ाई अगर आपकी है तो इन तमाम के साथ एक साथ आपकी लड़ाई है। ये नहीं हो सकता कि आप साहित्य में जिस चीज को लागू कर रहे हैं और सही लागू कर रहे हैं, वो बाहर छोड़ रहे हैं तो चीजें बदल जाएंगी। चीजें इस तरह से नहीं बदलेंगी। चीजें आपको बाहर ज्यादा बेहतर ढंग से लड़ाई के लिए वातावरण निर्माण करना पड़ेगा। जाहिर है उसमें स्त्री के साथ पुरुष भी शामिल होंगे, तभी जाकर ये सारी चीजें हो सकती हैं। और मोदी का जो साम्राज्यवाद जिसे अब आप देख रहे हैं लगभग 1990 के दशक के बाद से, उसमें जो आपकी जितनी भी परंपरागत सत्ताएं हुआ करती थी, शासन के जिस तरह के उसूल हुआ करते थे, जीवन जीने का, देखने का, व्यवहार करने का जो एक तरह का शिल्प हुआ करता था, इस पूंजी के साम्राज्यवाद ने सभी को बदल के रख दिया है। लोकप्रिय संस्कृति के नाम पर उसमें उन तमाम चीजों को आपकी युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्गों तक आपके आपके लाइफ स्टाइल को बदल दिया, आपके सोचने के स्टाइल को बदल दिया, आपकी भाषा को बदल दिया। आपकी संस्कृति जो हुआ करती थी, उस संस्कृति को उन्होंने तो ये जो आ रहा है मित्रों,
उसमें ये जो पूंजी का साम्राज्यवाद है, ये जो बाजार है, इन तमाम चीजों ने आपके घरों का छवियों को बहुत जिस तरह से फेंका गया है हमारे आसपास, उसके खतरे बहुत बड़े खतरे हैं। ज्यादा अपमान हो रहा है और अधिकारों को प्राप्त करने के रास्ते में ये जो माफिया है, ये माफिया कहीं बहुत बड़ा माफिया है, क्योंकि वो धर्म को भी ऑपरेट कर रहा है, वो विवाह संस्था को भी ऑपरेट कर रहा है, वो पेट्रियार्की को भी कर रहा है, वो न्याय को भी प्रभावित कर रहा है। तो ये देखना पड़ेगा। ये सिर्फ हमारे ही देश में हो ऐसा नहीं है, तमाम यूरोपीय देशों से होता हुआ इसका जो तंत्र है वो सब जगह फैल गया है। और दुनिया में 8-10 ही मीडिया मुगल हैं जो इस पूरी पॉपुलर संस्कृति को ऑपरेट कर रहे हैं। पहनने, ओढ़ने, खाने, पीने, दिखने, दिखाने, सब जगह उन्होंने अपने उस साम्राज्य को फैला लिया है। तो लेकिन इसके बरक्स आप देखिए कि साहित्य में लोग आत्मवंचना भी कर रहे हैं, आत्मभर्तना भी कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, उनकी दृष्टि में परिवर्तन हो रहा है। और मैं अंत करता हूं मोहन कुमार डहरिया की एक कविता की पंक्तियों से कि स्त्री देहों के बारे में दी गई जितनी भी उपमाएं, स्त्री देहों के बारे में दी गई जितनी भी उपमाएं, सूक्तियों में भी कहा गया जो, उनसे देहों के बारे में पुरुषों की मानसिक बनावट का ज्यादा पता चलता है। यानी कि ये जो आत्मस्वीकार है, ये आत्मस्वीकार आपको युवा से युवा कवियों में आज मिल रहा है। वरिष्ठ कवियों में तो वो रहा है और है ही। तो आप ये देखेंगे में अगर साहित्य की बात करें तो न केवल मंडलोई जी का कनेक्शन शायद फिर हमसे छूट रहा है। जब तक वे वापस जुड़ते हैं, क्योंकि आवाज इतनी अस्पष्ट थी, मैं उन्होंने जो बिंदु रखे। हाँ मंडलोई जी बोलिए। जी मैं आपका कनेक्शन शायद बीच में छूट गया था। तो मैंने संपन्न कर दी है और जो समय आपने दिया था वो समय भी हो गया। अब मैं आप ही को कमान देता हूँ। आज कुछ व्यवधान भी हुए काफी। शुक्रिया। मैं जो बातें आपने रखी, मैं उसमें से कुछ बिंदु नोट करती चली गई और अपने साथ जुड़े हुए जो साथी हैं उनकी सुविधा के लिए मैं बहुत संक्षेप में वो बिंदु एक बार फिर दोहरा देती हूँ। मंडलोई जी ने कुछ ऐसे मुद्दों को रेखांकित किया है जिनसे एक समग्र समझ बनती है। एक खास बात उन्होंने कही कि जो हमारा सामाजिक और राजनीतिक पक्ष है उसमें जो न्याय व्यवस्थाएं हैं उनमें कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो स्त्री समानता और स्त्री स्वतंत्रता के प्रति झुकी हुई नहीं है। तो ये सारा सवाल जो है पितृसत्ता का, उसके होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन साहित्य जो है वो चेतना को बदलने का काम करता है और मानवीय चेतना का पक्षधर होता है। इसलिए साहित्य में ये सजगता, ये आत्म साक्षात्कार की प्रवृत्ति लगातार बनी रहती है और कितने ही रचनाकार हैं वे बार बार
अपने आत्मस्वीकार के माध्यम से, आत्मभर्त्सना के माध्यम से इस पूरे समाज का चेहरा बदल देने के लिए स्त्री के साथ वैसे ही खड़े हैं जैसे कि स्त्रियां। लेकिन समस्या वहां खड़ी होती है जहां साहित्यिक मानवीयता या इन सारे बिंदुओं को, मतलब एक समग्र देखने की जो दृष्टि है उसको छोड़ करके आरोपण और प्रत्यारोपण होने लगे। एक खास दृष्टि से खास पंक्तियों को चुन करके अगर किसी भी रचनाकार की व्याख्या उस ढंग से की जाए तो वो व्याख्याएं सभी की हो सकती हैं, चाहे वो स्त्री रचनाकार हो या पुरुष रचनाकार हो। कलाओं का भी एक संसार है जो सौंदर्य का संसार है, जिस पर की बहुत सी कविताएं भी लिखी गई हैं। उसमें स्त्री के सौंदर्य को, स्त्री की उपस्थिति को सेलिब्रेट भी किया गया और उस पर कविताएं रची गई। जैसे कुंवर नारायण की कविताएं उन्होंने पढ़ी और वो पिकासो पर की पेंटिंग्स पर आधारित कविताएं थी, तो वो एक और दृष्टि भी साथ लिए आती है। जहां फिर उन्होंने ये इशारा किया कि निराला की कविता में हो या केदारनाथ जी की कविताओं में हो, एक स्त्री के श्रम का सम्मान भी हिंदी कविता में हमें लगातार मिलता है। उन कविताओं को भी देखना चाहिए। तो समावेशी दृष्टि तभी बनेगी जब इन सारे रूप को देखते पहले भी जिन संस्कृत के श्लोकों को आधार बना के उनके स्त्री संवेदनशीलता को प्रश्नांकित किया गया, वो तभी हुआ जब हमने आधा देखा। जो अच्छा साहित्य है जो बचा रहेगा, अगर वो प्रतिगामी होगा तो वो कभी नहीं बचा रहेगा। जो प्रगतिशील होगा, जो स्त्री और पुरुष के समानांतर विकास की बात करेगा, जो न्यायपूर्ण होगा, जो समता का पक्षधर होगा, वही बचा रहेगा। और यह परिवर्तन केवल साहित्य में ही नहीं, समाज में भी होगा। बड़ी चुनौती पितृसत्ता को जो नियंत्रित करती है, धर्म को नियंत्रित करती है और हमारी सामाजिक संरचनाओं को नियंत्रित करती है, इस समय वो सबसे बड़ी चुनौती बाजार के साम्राज्यवाद की है, जो इन सभी पक्षों को ऑपरेट करने का एक तरीका बताती है। तो उसको नियंत्रित करना ज्यादा जरूरी है। उसके तो साहित्य ने अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया है कि ऐसी तमाम शक्तियों के विरुद्ध खड़े होकर बराबरी की पक्षधरता जताई है। तो ये एक तरह से मंडलोई जी, मैंने कोशिश की कि आपने जो कुछ कहा उसका एक सार संक्षेप प्रस्तुत कर दूं। आप इसमें अगर कोई और बात जोड़ना चाहते हैं, नहीं तो 2 सवाल हमारे सामने हैं, मैं उनको पढ़ देती हूँ। जी। एक सवाल सिद्धेश्वर कश्यप जी ने भेजा है। स्त्री अस्मिता एवं स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा गार्गी, मैत्रेयी, जबाला, सीता, अहिल्या, अनुसुईया, राधा, सावित्री, सुभद्रा, लक्ष्मीबाई, मीरा, महादेवी, शिवानी, मैत्रेयी, पुष्पा, कृष्णा, सोक्ति, मृदुला गर्ग, शायद ब्रजेंद्री पाल लिखना चाहते हैं, में सुरक्षित है। विज्ञापनी देह वाली स्त्री और स्वावलंबी आधुनिक स्त्री आधे अधूरे की सावित्री में। ये शायद प्रश्न बीच में छूट गया है या मतलब ये एक तरह की टिप्पणी है कि जो स्वतंत्र स्त्री है, हाँ, चलकर आ नहीं रहा है। तारावती मीना जी पूछ रही हैं, डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी ने अपनी संपादित पुस्तक रीति काव्य मूल्यांकन के नए आयाम की भूमिका में लिखा है, रीति काव्य में नारी चित्रण सह अस्तित्व पर आधारित है। वे तमाम पर्व, त्योहार और प्रेम प्रसंग में नारी पुरुष की सहभागिता का स्वस्थ चित्रण करते हैं। इस कथन पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मैंने कहा कि सिलेक्टिव ढंग से आप देखेंगे तो आपको ये सब मिलेगा, और वहीं रीति काल में वो तमाम चीजें भी मिलेंगी जिसके बारे में बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी आलोचनाएं हैं और बहुत सारी चीजों को लगभग हटाने की स्थिति बनी हुई है।
तो ऐसा नहीं है कि रीति काल में स्त्री पुरुष के की जो जुगलबंदी है, जो सकारात्मक जुगलबंदी है, वो नहीं है। वो जीवन के पक्ष में जहाँ कोई चीज होगी, उत्सव भी किस चीज के लिए होते हैं? जीवन को सुंदर बनाने के लिए होते हैं। तो वो भी वहां पर है। तो प्रभाकर सिंह जी अगर इस बात को कह रहे हैं, वो भूमिका में कह रहे हैं, जैसा कि आपने पढ़ा, तो भूमिका में कोई भी बात सिलेक्टिव ढंग से आएगी, सार तत्व के रूप में आएगी। तारावती मीना जी ही आगे पूछ रही हैं, एक जिज्ञासा ये है कि क्या देह मुक्ति नारी मुक्ति या नारी विमर्श का सबसे बड़ा स्रोत है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ही। सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमें सामने दिख रहा होता है, हम उसको ही जिम्मेदार कारक इनको जो संचालित कर रहा है, वो जो पूंजी की शक्ति, जिसका कोई एक नाम हो सकते हैं, वो जो संचालित कर रहे हैं, जब तक उनका मानस नहीं बदलेगा तब तक ये संभव ही नहीं है कि ये लोकप्रिय, और उसकी आड़ में ये विज्ञापन या स्त्री देह का चित्रांकन या पोर्नोग्राफिक जो कैलेंडर निकलते हैं, ये वो दृष्टि पूंजी की दृष्टि है, और पूंजी वहीं बहती है जहां पर और पूंजी हो, जहां से ज्यादा पूंजी कमाई जा सके। तो ये दृष्टि की बात है। और आपकी जो लड़ाई है, आपका जो आंदोलन है, वो इन बड़ी शक्तियों के खिलाफ नहीं है जो इन सारी चीजों को संचालित कर रहे हैं, कहना मैं ये चाहता हूँ। जी, असल में ये जो बाजार की चुनौती है, ये पूंजी के साम्राज्यवाद की चुनौती जिसे आप कह रहे हैं, उसने कुछ खास अर्थ दिया पॉपुलर लोकप्रिय संस्कृति के बीच स्त्री की देह को लेकर। और शायद बाजार की शक्तियों के लिए ये आसान है कि वो एक ऐसा समझौता करें जिसमें कि स्त्री को ये समझाएं कि उसका अस्तित्व उसकी देह से बंधा हुआ है, और अगर उसके नुमाइश की भी बात होती है तो ये उसका अपना चुनाव है, और अपना चुनाव किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये विज्ञापन की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में, और इस तरह की जो दुनिया का हिस्सा है, उसमें ये खूब जोरों से चला। और उसका संबंध केवल स्त्री की यौनिकता और आकांक्षा की अभिव्यक्ति तक ही नहीं था, क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ा सवाल रहा कि उसकी अपनी इच्छाएं क्या वो कभी खुलपत कर कह पाई है। ये जो एक विक्टोरियन किस्म की नैतिकता उस पर हावी कर दी गई है, उसने उसकी आकांक्षाओं का भी दमन किया या उसे नियंत्रित किया। या यौन शुचिता के जो सारे सवाल हैं, वो एक खास किस्म की पितृसत्ता से ही बनकर आते हैं। तो अब दो पक्ष हैं इस सारी देह की समस्या जो बाद में जिस तरह से डिस्कस होती रही है। तो एक तरफ तो वो जो जिसे कि पितृसत्ता स्थापित करती है, और दूसरा जो बाजार स्थापित करता है, और उनके बीच की जो टकराहट है वो सबसे जिसे कहना चाहिए कि जानलेवा है, कि दोनों ही तरफ से इस तरह के दबाव बनते हैं जिनके प्रति पूरे स्त्री आंदोलन को बहुत सचेत होने की आवश्यकता है। आप देखिए, जैसा कि बहुत सारी जगह मैं ये कह रहा हूं कि मैंने पहले भी इशारा किया कि ऐसा नहीं है कि हमारे इतिहास में मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं रही है, वो है। कल के ही उसमें गरिमा जी का था शायद, तो वो भोपाल की बेगमों के बारे में जो आत्मकथाएं थी उनकी चर्चा भी कर रही थी। और हाँ, परसों, और प्रकारांतर से अनामिका जी और अगर हम पढ़ें तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं कि
ये ठीक है कि पैट्रियार्कल सिस्टम इसके लिए जवाबदेह है, लेकिन इतिहास में या समय में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैट्रियार्कल सोसाइटी, उसने उसका साथ भी दिया है, उसने उसका समर्थन भी किया है, भले ही वो नीचे के समाजों में हुआ हो, निम्न वर्ग में हुआ हो, निम्न मध्य वर्ग में हुआ है। आप देखिए कि धर्म को सबसे ज्यादा अगर सहारा या समर्थन मिला है तो वो स्त्रियों का मिला है। कोई भी घर आप ऐसा नहीं बता सकते। मैं तो अब चीजें अपने घर से ही शुरू करता हूं। मैं समझता हूं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, तमाम चीजें हैं, लेकिन तो है, और धर्म को वो उसी फ्रेमवर्क में मानते हैं, क्योंकि कई आपके त्योहार ऐसे हैं जो सिर्फ स्त्रियों को प्रताड़ित करते हैं। ये उन्हीं को करवा चौथ रखना है, और उन्हीं को संतान साथे रखना है, और उन्हीं को तीज हरियाली रखना है। पुरुष बोल बोल के परेशान हो जाता है कि मत करो भाई, का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन स्त्री नहीं समझती। आप देखिए फिल्मों में भी वो करवा चौथ अब ऐसा हो गया है कि वो एक विकसित हो गया है। तो ये जो विकसित संस्कृति है उसमें स्त्रियों का भी हाथ है, उनके पास भी सत्ता थी। और विश्व की, देखिए विश्व की राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, बेगमें, और यहाँ तक कि जो डॉन माफिया हुए हैं उसमें लेडी डॉन माफिया भी हैं जिनके ऊपर फिल्में बनी। तो सत्ता तो दोनों तरफ थी। तो अगर जिम्मेदार हैं तो दोनों पक्ष होंगे, क्योंकि दोनों में आपसी समझदारी का एक कोई बिंदु नहीं बन पाया। लेकिन सिर्फ ये कि पितृसत्ता है या धर्म है या एकाधिकार, वो सब एक ही कारण से हुआ है। ये तो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं होता रेखा जी। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि हमारा जो हर सप्ताह हम 4 दिन मिलते हैं, सोमवार से बृहस्पतिवार तक, और इस बार जो सोमवार आएगा, मतलब 7 सितंबर को हमारे साथ होंगी अंग्रेजी की प्रोफेसर रही हैं मालाश्री लाल जी, जिन्होंने सीता और राधा पर भी काम किया, और उन्होंने जो विषय चुना है वो व्रत कथाओं के स्त्रीवादी पाठ पर भी है, जिसमें ये विचार का विषय होगा कि परंपरा जकड़न है या मुक्ति। तो आज जो बिंदु आपने उठाया, यही चर्चा सोमवार को आगे चलेगी, और इसी मतलब तो लगभग ये मिलता है कि सबकी चिंताएं जो हैं वो काफी हद तक साझी हैं, एक जैसी बातें हम सब सोचते हैं। और वही जो आपने कहा कि जब जब समाज बदलना होगा तो उसमें स्त्री और पुरुष अलग अलग नहीं होंगे, वो साथ होंगे, तभी समाज बदलेगा। तो क्या अब कार्यक्रम का अंत करते हुए क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकती हूँ कि आप किसी कविता के साथ अंत करें? कविता के साथ चलिए मैं एक कोई कविता आपको सुनाता हूँ। हालांकि इसके लिए अब आपका इंटरनेट ठीक हो गया मंगलोई जी, बताइए। अच्छा, अब बेहतर हो गया है। चलिए मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है एक अचानक स्त्री। एक उस पल जो एकदम अचानक, जगह बिल्कुल भी नहीं सोचने की, मैं जैसे फेंका गया उस अचीने विवर्त में, और मेरे लिए अचानक अंधकार। उस जगह अचानक एक स्त्री डूबी हुई है आकंठ भय में, कि देख मुझे इतना अचानक, शायद किसी और के होने का भय था। इतने अचानक मैं स्त्री से अधिक भयभीत, और इस जुगत में कि दूर कर सकूं उस स्त्री का अचानक भय, कहूं कि मैं वो नहीं जिसके अचानक धमकने की प्रत्याशा में वो इस तरह अचानक भयभीत। कहां से आता है इतना अचानक भय? कहां से आता है इतना अचानक भय? स्त्री कोई अचानक व्यक्ति नहीं,
लेकिन देखा जिस स्त्री को आज मैंने, वो सचमुच की एक अचानक स्त्री, वो सचमुच की एक अचानक स्त्री। बहुत तो बहुत धन्यवाद। हाँ, जी कहिए आप। नहीं, मैं ये कह रहा था कि कुल मिला के जो हासिले गजल की तरह है वो यही है कि जो हमारा साहित्य लिखा जा रहा है उसमें स्त्री के प्रति गहरा सम्मान है, और स्त्री के जीवन को बदलने में जो अवरोध है उनके खिलाफ हस्तक्षेप भी है। जरूरत इस बात की है कि हम जो कुछ साहित्य में सोच रहे हैं, जो कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उनका जो एग्जीक्यूशन है वो उन जगह पर हो जहां पर सबसे ज्यादा रुकावटें हैं। साहित्य ने कोई रुकावट पैदा नहीं की है। जो जिन सत्ताओं ने रुकावटें पैदा की हैं या वो समाज को नहीं बदलने देना चाहते स्त्री के समाज को, मुझे लगता है वहां पर कुछ करने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। इस सप्ताह 4 दिन हम 4 अलग अलग विषयों पर जुड़े, और अगले सप्ताह भी हम फिर हाजिर होंगे। अगले सप्ताह में जो 4 मेहमान हमारे होंगे, सोमवार को जैसे मैंने कहा प्रोफेसर माला श्रीलाल, फिर बजरंग बिहारी तिवारी से बातचीत होगी रजनी दिसोदिया की, रोहिणी अग्रवाल रचनाओं के स्त्रीवादी पाठ पर बातचीत करेंगी, और यतीन्द्र मिश्र अपनी रचना यात्रा के साथ हाजिर होंगे। तो अगले सप्ताह 4 और ऐसी ही रोचक, विचारोत्तेजक बातचीत और बहसों के लिए आप सबको आमंत्रित करती हूँ। तब तक के लिए विदा। नमस्कार।